मेरे ससुर अपनी जायदाद में से मेरे शौहर को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे शौहर उनकी सगी औलाद नहीं थे। मेरे ससुर अकेले कपड़े की 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे। मेरे ससुर अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे ससुर के दिल ने काम करना छोड़ दिया है। वो 1 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने छोटी बहन से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर ले और 1 साल के बाद जब वो मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद बीवी की हैसियत से तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और मैंने बहन की शादी ससुर से करवा दी। मगर ससुर तो अब पहले से भी ज़्यादा जवान होने लगे थे। ऐसे ही साल गुजर गया मगर ससुर को मौत ना आई। मेरी बहन हर वक्त मुझे कोसती रहती कि तुम्हारे ससुर कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक रोज़ रात के वक़्त बहन की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं भागकर ससुर के कमरे में गई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि ससुर ने तो मेरी बहन को। मेरा नाम फ़रदौस है। मैं मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 ही बहनें हैं। मेरी बहन तानिया मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बगैर हमारे हलक से नवाला नहीं उतरता था। हमारे माँ बाप भी हमारी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करते थे। हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। खुदा ने हम दोनों बहनों को हुस्न की दौलत से नवाजा था और हमें अपने हुस्न का बहुत अच्छे से अंदाज़ा भी था। मैं उस वक़्त कॉलेज में 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को मुंह तक नहीं लगाती थी। मैं किसी को भी खातर में नहीं लाती थी। वजह ये थी कि मैं किसी बहुत अमीर ख़ानदान में शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, मगर अपने ख्वाहिशों की तकमील के लिए ना कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहती थी, बल्कि जायज़ तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक शहज़ादा आए और मुझे ब्याह कर ले जाए। वो शहज़ादा मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो बहुत मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। उसने मेरी खूबसूरती से मुतासर होकर मेरी जन्म दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब तो मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। फिर एक दिन उसके घर में मेरी उसके कज़न से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान थे। मुझे देखकर तो उनकी नज़रें मुझ पर अटक ही गई थीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो मुझे कहने लगे कि आपकी तारीफ़, आपको मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तभी मेरी सहेली आलिया ने उससे बताया कि ये फ़िरदौस है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो जाते जाते एक बार फिर भरपूर नज़र मुझ पर डालकर गया था और रात को उसका मैसेज आ गया। वो मुझे पसंद करने लगा था। वो मेरी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो यही चाहती थी कि कोई अमीर इंसान मेरी खूबसूरती से मुतासर होकर मुझसे शादी कर ले और बाकी की ज़िंदगी मैं ऐशो इशरत के साथ गुजार लूँ। मेरी ये मुराद पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे ही पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने आलिया के रवैये की तरफ देखा नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर और बेजार होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब इसने और भी बहुत सी दोस्तें बना ली थीं और वो मुझसे बात तक नहीं करती थी। खैर, मैंने इस बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब आलिया मेरे पास आई। उस वक़्त मेरे साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। आलिया ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ तन्हाई में एक बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ 1 लाख गोशी की तरफ आ गई। वो आज मामूल से ज़्यादा संजीदा लग रही थी। इसने कहा, ये बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, तुम्हें ये बात बताना भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। फिर दोस्त, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मगर फिर तुमने मेरे कज़न अनवर के साथ दोस्ती का हाथ थाम कर
अच्छा नहीं किया। इसकी इस बात पर मैंने चौंक कर आलिया की तरफ देखा था, क्योंकि अनवर ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो फिर आलिया को कैसे पता चल गया? मेरे अंदाज पर वो अफसरदा अंदाज में मुस्कुराई थी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हें उसने पहली दफ़ा मैसेज किया था, तब उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसा कर रहेगा, मगर मैंने उस बात की नफ़ी कर दी थी कि फिरदौस ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया फिरदौस। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तुम तो जानती हो अनवर मेरा मंगेतर है। चंद महीने के बाद हमारी शादी होने वाली है, मगर मैं उसकी इस घटिया तबीयत की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था कि फिरदौस तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, मगर मेरे सारे दावे धरे के धरे रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसी ही निकली हो। किसी भी मर्द की ज़रा सी तारीफ पर उसके सामने बैठ जाती हो। आलिया अपनी बात करके चली गई थी, मगर मुझे शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में धकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही हो। घर आने के बाद जब मैंने अनवर से इस बात का तस्करा किया, तो पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, मगर फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था। मैंने उसे खरी खरी सुनाई और फिर उसे ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद उसने कभी राब्ता नहीं किया। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत तरह तजुर्बा था। मैंने उस तजर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। एफए मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। अभी बीए कर रही थी। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तब वहाँ बहुत अमीर लोग मेहमान खुसूसी बनकर आए थे। इनमें से एक शख्सियत जिसका नाम मुबीन था, वो मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर हासिल किया था। रात को ही मुझे इनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो एक बार तो मैं हैरान रह गई, मगर मैंने जल्दी खुद पर काबू पा लिया था। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। वो मुझे पसंद करने लगे थे। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं थी। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजर चुकी थी। मेरा दिल अभी तक इस सदमे को नहीं भूल पाया था। इसलिए मैंने इनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद वो रात भर मुझे वक्फे वक्फे से मैसेज और कॉल करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले ही दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों के तो हाथ पांव फूल गए। कितने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। फिर उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और कुछ दिन के बाद शादी के तारीख भी रख दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मैं अभी बेयकीनी की कैफियत में थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे होने वाले शोहर और ससुर ही थे। मेरी सास फौत हो चुकी थी और मेरी नंद इंग्लैंड में होती थी। इस घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद ही की थी। मेरे घर पर इनका ड्राइवर आ जाता था और मैं कभी अपनी बहन तानिया के साथ तो कभी अम्मी के साथ जाकर शॉपिंग करती थी। मैंने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी और पसंद से ले ली थी। फिर मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते नहीं थक रही थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत सी हो गई। मुझे यकीन नहीं आता था कि जिस ज़िंदगी के बारे में मैंने सोचा था, मैंने ख्वाहिश की थी, वो सब कुछ मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरी दस्तरस में थी। जब भी तानिया मेरे घर आती तो हर चीज़ को रश्क से देखती थी और कहती, आपी आप कितनी खुशकिस्मत हो। और मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं तानिया की भी किसी ऐसे इंसान से शादी करवाना चाहती थी, मगर वो पागल हमारे मामू के बेटे जैन को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। जैन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं अक्सर तानिया को कहती थी कि जैन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी बहुत अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। मगर वो हर बार मेरी बात की नफ़ी कर देती थी। मोहब्बत में दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। दौलत इसके लिए सानवी चीज़ थी। अक्सर मेरे ससुर और तानिया का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नज़र उस पर डालते
और अपनी नज़रों का जाविया बदल देते थे। इस बात को तानिया ने नोट किया था और जब इसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे ससुर अच्छी खासी उम्र के थे मगर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बाकायदगी से जिम जाते, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपनी ज़िंदगी खुराक के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे शौहर से चंद साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की मां बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्हीं दिनों घर की फ़ज़ा में सोगवार की कैफियत फैल गई थी। मेरे शौहर ने जब ये बताया कि मेरे ससुर को हार्ट का मसला है और डॉक्टर ने बताया है कि उनके दिल ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा अफसरदा थे और अपने अब्बू की वजह से रो भी रहे थे। ससुर भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था मगर अब क्या होगा। मेरे ससुर खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे। फिर उन्होंने ये कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा है। मेरे शौहर ने बहुत कहा कि किसी बाहर के मुल्क चलते हैं, वहाँ से आपका इलाज करवाते हैं, मगर मेरे ससुर ने एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि अगर इनकी ज़िंदगी हुई तो इन्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे ससुर ने एक वकील को घर बुलाया और उसे वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद मेरी चारों फैक्ट्रियाँ किसी फलाही इदारे के नाम कर दी जाएं, क्योंकि मुबीन मेरा सका बेटा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूं। मुबीन के नाम सिर्फ यही बंगला रहेगा। अपने ससुर की इस वसीयत से मैं और मुबीन दोनों परेशान हो गए थे कि मरने के बाद तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले थे। तभी मेरे जहन में एक मंसूबा आया कि मैं अपनी बहन तानिया की शादी अपने ससुर से करवा दूं। 1 साल ही की तो बात है। 1 साल के बाद जब ससुर मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद मेरी बहन तानिया की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। मुबीन और मैंने ससुर जी को बड़े मुश्किल से शादी के लिए मना लिया था और जब मैंने तानिया से ये बात की तो वो ये सुनकर हैरान रह गई। वो बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जैन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और इसी से शादी करेगी। मैंने अब उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। बिलाखिर वो मेरी बात मान गई। तब मैंने अम्मी अब्बू से बात की। उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था, क्योंकि मेरे शौहर मेरे ससुर की सच्ची औलाद नहीं थे। इसलिए मेरी बहन की शादी ससुर से हो सकती थी। यूँ तानिया रुखसत होकर मेरे घर में आ गई थी और वो दिन पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे थे और अपने मखसूस मियाद से आगे जा रहे थे। मैं और तानिया परेशान थे कि ये क्या हो गया है। हम उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे। ससुर हमेशा की तरह चाको चौबंद थे और पहले से भी ज़्यादा हशाश बशाश थे। वो जब घर में होते तो ज़्यादा वक़्त अपने कमरे में अपनी बीवी तानिया के साथ ही गुजारते थे और जब बाहर होते थे तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। इन्हें अपने पोते के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो तानिया बुझी बुझी सी रहती थी, मगर अब ऐसे लगता था कि वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। मगर हमारे जहन में यही बात गर्दिश करती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे ससुर कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने तानिया से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो कि इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। उस दिन तानिया के हाथ में एक फ़ाइल लग गई थी, मगर अचानक से मेरे ससुर ऊपर से आ गए। उन्होंने वो फाइल तानिया के हाथ से ले ली थी और उसे लाकर लॉकर में रख दी थी और तानिया को उन्होंने प्यार से बहला दिया था। तानिया के कहने पर भी मेरे ससुर अपना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मेरे शौहर अब बहुत ज़्यादा तनाव की कैफियत में रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। इनका अपने अब्बू के साथ भी किसी न किसी बात पर ही झगड़ा रहने लगा था। इस दिन भी वो कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। जब मेरे कमरे में अचानक दाखिल होने पर वो खामोश हो गए। इस सूरत से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई खुशगवार बात नहीं हो रही थी, मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे शौहर को अपने बाप से किसी बात पर मसला है।
वो तो अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इनकी हर बात मानते थे। वो अपने अब्बू के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। मगर अब इन्हें क्या हो गया है, वो क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार करने लगे थे। मैंने कई बार इनसे इस बारे में पूछा, मगर मुझे उन्होंने इस बात की तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो पहले तो वो खामोश हो गए, फिर वो कहने लगे कि तुम तो जानती हो अब्बू की बीमारी के बारे में। तुम और मैं ये सोचते होंगे कि इन्हें डॉक्टर ने तो ये कहा था कि वो 1 साल तक ही ज़िंदा रहेंगे, मगर अभी इनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने तानिया खड़ी थी। इसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो कहने लगी कि मेरे साथ अस्पताल चलें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी ख़राब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक़्त मैं उसे अस्पताल ले गई। मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तानिया माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी, मगर तानिया ये सुनकर खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो उनके चेहरे की बदलती रंगत देखकर मैं डर गई थी। उनके चेहरे पर वाज़ेह तनाव आ गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने कुछ भी कहने सुनने और पूछने का इरादा बदल दिया और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनकी कैफियत ऐसी ही थी। वो बगैर नाश्ता किए चले गए थे, जबकि मेरे ससुर साहब आज बहुत ज़्यादा चमक दमक रहे थे। वो खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए रुखसत हो गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने शौहर की अधूरी बातों का मफहूम समझने में गुजार दिया था। आखिर वो मुझे क्या कहने लगे थे और क्या बताने वाले थे, मगर फिर मैं ऊपर से तानिया आ गई और वहाँ वापस आने के बाद मैं भी उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकी। आज भी वो नाश्ता किए बगैर गए थे। मैं इसके बारे में भी सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की, मगर उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं तानिया के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी कि अगर इससे पहले कि मेरे ससुर जी को कुछ हो गया तो वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, इसका कैसे ख्याल रखेगी और मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। वो तानिया की शादी इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ करने के हक़ में नहीं थे, मगर मैंने इन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं इनके सामने क्या झूठ बोलूँगी। मगर हैरत तो मुझे तानिया के रवैये पर थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि मुतमिन और पुरसकून लगती थी। और सच कहूँ तो वो खुश लगती थी। मगर क्यों ये इनकलाब कैसे आया, मैं ये समझने से कासर थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज जब मैंने तानिया से अपने ससुर की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गई। उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन तानिया और ससुर और अपने शौहर, इन तीनों का रवैया बहुत ज़्यादा हैरानकुन लग रहा था। इनकी बदलती कैफियत से मैं परेशान थी और सोच सोच कर मैं पागल होने को थी। मगर कोई मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर, जो मेरी नज़र से ओझल था। कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस बात से पर्दा हटाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे मज़ीद हैरत में डाल रहे थे। जब मेरे शौहर ने कहा कि हम लोग यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा, मगर नए घर का शौक़ मुझे पुरजोश कर गया। मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे ये पता चला कि तानिया और मेरे ससुर साहब इसी घर में ही रहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम इनसे अलग हो रहे हैं, मगर क्यों कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हैरत तो मुझे तानिया को देखकर होती थी। इसने भी अपने आँखें अपने जैसे माथे पर रख ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे ससुर और शौहर की आपस में क्या बात हुई है। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग वहाँ से रुखसत हो गए थे। नया घर पहले घर की निस्बत थोड़ा सा छोटा था, मगर ये भी बहुत शानदार था और ये भी मेरे ख्वाबों के महल जैसा ही था। हम यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए थे, ना हम तानिया लोगों के मिलने गए
और ना ही वो लोग यहाँ पर आए थे। मैंने जब अपने शोहर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं इनसे इस बारे में बात ही ना करूं। मैं खुद ही सारा दिन सोचती और उलझती रहती। आज मेरे शोहर का मूड कदरे बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इनसे इस बारे में बात करती हूँ। मैंने इनसे कहा कि उस दिन आप क्या कह रहे थे? क्या मुझे तानिया के साथ अस्पताल जाना पड़ गया? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए और कहने लगे कि आखिर कब तक मैं तुमसे ये बात छुपाऊंगा? आज बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ, और दूसरा ये कि मेरी मम्मी का इंतकाल आज से 6 साल पहले हुआ था। तब अब्बा दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि मुबीन के अब्बू ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली है। मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हो गया। इसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे अब्बू को हार्ट का मसला है और वो कुछ दिन ही ज़िंदा रह पाएंगे, तब मैंने बहुत परेशान हुआ था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब वो अपनी जायदाद किसी फलाही इदारे के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में अब्बू की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं अब्बू के डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द सा हुआ था जिसकी दवाई मैंने दे दी है। और जब मैंने अब्बू से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब झूठ उन्होंने इसलिए बोला था कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारा प्लान किया। मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, इसलिए मैं इनसे नाराज़ हूँ और इन्हें छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो भी किया सो किया, मगर आपने जो किया वो गलत है। निकाह करने का हक इस्लाम ने उन्हें दिया है। उम्र चाहे कोई भी हो, गुनाह करने से तो बेहतर है कि इंसान निकाह कर ले और गुनाहों के रास्ते पर चलने से बचे। उन्होंने जो किया इस्लाम के हुक्म के ऐन मुताबिक किया। आप अपना जहन इनकी तरफ से साफ कर लें। तानिया मेरी बहन अब मेरे ससुर के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अगले दिन हम इन लोगों से मिलने के लिए आए और वो लोग हमें देखकर बहुत खुश हुए। तानिया को खुशबाश और मुतमिन देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो ये हकीकत जानती है और उसने इस हकीकत को दिल से कबूल तस्लीम कर लिया था।